बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद लेक्चर से पहले इस वीडियो को लाइक करें, वक़ार इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर, हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है, जबकि इसका हमारे पास फार्मूला है m/n। m जो है वो जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, नंबर्स ऑफ रोज को। m जो जाहिर करता है ये करता है नंबर ऑफ रोज को, और ये जो n है ये जाहिर करता है नंबर्स ऑफ कॉलम्स को। तो ये आपके पास फार्मूला है m/n। तो m से क्या मुराद है? नंबर ऑफ रोज, यानी रोज की तादाद, कितारों की तादाद, और जो n है उससे मुराद है कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी आप देखते हैं उसकी कितनी रोज हैं? उसकी 2 रोज हैं, R1 और R2। उसके कितने कॉलम्स हैं? उसके 2 कॉलम्स हैं, C1 और C2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास? वो भी आपके पास 2 हैं। तो अब आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? वो होगा 2/2। अब हम अपने को इस सी मैट्रिक्स का देखते हैं। अब आप देखें कि इसका जो है ऑर्डर कितना है। अब इसमें आप देखते हैं इसकी रो कितनी है? 1 है, और इसके कॉलम कितने हैं? वो 2 हैं। नंबर ऑफ रोज आपके पास है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपके पास कितने हैं? 2। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज, वो होगा आपके पास 1/2। अब हम डी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं। हमारे पास डी मैट्रिक्स है। आप देखते हैं कि डी मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो कितनी हैं? फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये आपके पास क्या है? थर्ड रो है। तो ये आपके पास कॉलम 1 है। तो आप देखते हैं नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 है, और नंबर्स ऑफ कॉलम्स जो हैं आपके पास वो आपके पास 1 है। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज, वो होगा आपका 3/1। अब हम ई मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। आपको पता है ई मैट्रिक्स में जो रोज हैं वो ये फर्स्ट रो है आपके पास, ये सेकंड रो है आपके पास, ये आपके पास क्या है? थर्ड रो है। अब आप देखते हैं ये आपके पास कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं इन ई मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ जो रोज हैं, नंबर्स ऑफ रोज
इज इक्वल टू 3 और नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या हैं आपके पास, वो आपके पास हैं 2। तो आपका ऑर्डर क्या होगा ऑफ मैट्रिक्स E इज 3/2। अब आपके पास हम देखते हैं जी मैट्रिक्स, हमारे पास जी मैट्रिक्स है, हम जी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। आप देखते हैं कि जी मैट्रिक्स में रोज आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है, ये आपके पास क्या है, थर्ड रो है। अब उसके बाद आपके पास ये है, आपके पास C1 कॉलम 1 है, ये आपके पास है C2 कॉलम 2 है, ये आपके पास C3 कॉलम 3 है। अब आप देखते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 है और नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, नंबर्स ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, जी मैट्रिक्स इज 3/3। अब आपके पास एच मैट्रिक्स है, एच मैट्रिक्स में आप देखेंगे ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है। आप ये देखते हैं आपके पास ये कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है और ये आपके पास क्या है, कॉलम 3 है। अब आप देखते हैं कि नंबर्स ऑफ रोज, नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू आपके पास 2 है, नंबर्स ऑफ कॉलम्स जो हैं आपके पास वो आपके पास 3 हैं। तो हेंस ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज 2/3। अब आपके पास जो है एक जो मैट्रिक्स है F है, आप देखते हैं अगर ये F आप लेते हैं, F इज इक्वल टू 2, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 होगा। ये जो आपका एक सवाल बाकी रह गया है। उसके बाद जो आपका एक B है, अगर आप B मैट्रिक्स जो आपका A के बाद B आता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी जो एंट्रीज हैं वो हैं 2, 0 और 3 और 5। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2 होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपको A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D, E, F, I और J। तो ये आपको मैट्रिसेस सारे दिए हुए हैं, तो आपने इसमें से बताना कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिक्स की क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस, A और B 2 मैट्रिसेस हैं, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B। तो A को B के इक्वल तब कहा जाएगा एंड डिनोटेड बाय, अगर वो इक्वल होंगे तो उन दोनों को जाहिर कैसे किया जाएगा, A इक्वल का साइन लगाएंगे आप दरमियान में और B, यानी A बराबर है B के। A जो मैट्रिक्स है वो बराबर है या इक्वल है किस मैट्रिक्स के, B के। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये दो कंडीशन, दो एक्सियम्स दोनों सेटिस्फाई होंगे। पहला तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज, अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज, मुतनाज़रा अरकान बराबर हों तो वो कैसे, जैसे हम मिसाल लेते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स है A,
उसके अरकान हैं 2 0 3 -1, 2 0 3 -1। तो अब आपके पास एक मैट्रिक्स है बी, उसके अरकान भी हैं 2 0 3 और -1। आप देख रहे हैं कि इसका जो ये प्लेस है इसकी और इसकी प्लेस है वो एक ही जगह पे है। ये भी पहली रो और पहले कॉलम में है, ये भी पहले रो और पहले कॉलम में है, ये दोनों 2 2 हैं, इसलिए ये भी 0 ये भी 0 है। तो ये मुतनाज़रा अरकान कहलाते हैं। तो ये लाजमी बराबर होने चाहिए और ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर भी बराबर है। ए जो है उसका ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। C = 2 5। अब एक मैट्रिक्स में लेता हूँ D, वो लेता हूँ 5 और 2। आप देखते हैं C का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं इसमें और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2/1। तो अब आप D का जब आप ऑर्डर देखते हैं तो D का ऑर्डर भी क्या है, 2/1 है। अब आप ये ना समझिएगा कि ये 2 है, इधर भी 2 है, इधर 5 है, इधर 5 है, नहीं। आपने कोरस्पॉन्डिंग प्लेस चेक करनी है। ये 2 है तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 5 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये C और D जो है मैट्रिक्स वो इक्वल नहीं है, जबकि A और B दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है अब आप देखते हैं। ए जो है वो उसका जो है ऑर्डर 1/1 है और आप C अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख दें तो C 5 - 2 = क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो आपका A और C आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि A और C आपका क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब आपके पास A और C इक्वल मैट्रिक्स है। अब आप देखते हैं कि ये 3 और 5 है। आप देखते हैं B का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। क्या 3 और 5 जी, आप अगर आप I को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो I को आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ये 3 हो जाएगा, ये 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा। तो अब आपके पास ये देखते हैं B और I आपस में क्या हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं B और I आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब आप देखते हैं क्या कोई और मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो आप देखें ज़रा E की तरफ, 4 0 6 2, 4 0 6 2, और J को देखते हैं आप, वो क्या होगा, 4 0 6 और 2। ये भी आपका क्या होगा, J जो है वो J और E और J आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल मैट्रिक्स होंगे। यहाँ पे आपके सवाल में एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो मैट्रिक्स है आपके पास H। आप यहाँ पे उस H मैट्रिक्स को लिख दें अगर, तो ये होगा आपके पास उसके अरकान है, अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखें तो उसके अरकान है 4 0 6 और 2। आप देखते हैं तो आपके पास E H वो भी आपस में बराबर हैं। J के अरकान भी 2 + 2 = 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका E H और J वो आपस में तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, E = H = J, तीनों आपस में इक्वल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप और चेक कर लें, कोई कॉलम आपस में बराबर हैं, कोई मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं कि नहीं है। आप B को देख लें, I को देख लें, ये आपस में बराबर थे। हमने A और C को देख लिया, ये आपस में बराबर हैं। E और H और J ये तीनों आपस में बराबर हैं, और D और F बच जाते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो अब मैट्रिक्स इक्वेशन, दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वेशन बना रहे हैं, मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, वो इक्वल हैं। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो आपको पता है जो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग जो
एलिमेंट्स होते हैं या कोरिस्पोंडिंग इंट्रीज जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग इंट्रीज फर्स्ट मैट्रिक्स को आप देखते हैं, पहले मैट्रिक्स को a प्लस सी है, तो इधर क्या है 0 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। और अब आपके पास है दूसरी इंट्री, जब आप देखते हैं वो है आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। वो है आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। वो आपके पास है इक्वेशन नंबर 2 है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। जब आप देखते हैं थर्ड एंट्री को, वो है c-1, उसके कोरस्पोंडिंग एंट्री जो है वो क्या है 3 है, तो इसलिए आ जाता है आपका c-1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन जाती है 3। तो जब आप फोर्थ इंट्री को देखते हैं वो है 4d-6। वो इस कोरस्पोंडिंग इंट्रीज जो इस मैट्रिक्स के है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग इंट्रीज इधर है 2d, इधर है 4d-6। तो ये क्या होगा 4d-6 इज इक्वल टू 2d। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब आप देखते हैं कि इस जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें दो वैल्यूज जो हैं वो हमने मालूम करनी है, a और c वो गिवन हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें a और b है, इक्वेशन नंबर 3 में c है, इक्वेशन नंबर 4 में d है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को हल करने आपके लिए इजी होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम इक्वेशन नंबर 3 को है वो राइट कर लेते हैं। वो है आपके पास c-1 इज इक्वल टू 3, तो वो आपके पास बन जाएगा c-1 उधर जाए क्या हो जाएगा +1, और c इज इक्वल टू आप जब आप 3 + 1 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपका आंसर आ जाता है 4। तो c आपके पास क्या आ गया 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 4 हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, वो है आपके पास 4d-6 इज इक्वल टू 2d। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4d जो 2d है वो इधर आके क्या हो जाता है -2d, और ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6। 4d-2d जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2d आंसर आ जाता है, और ये 6 वैसे ही, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा 3। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास 3 आ जाता है। अब आपके पास c और d जो आपके पास अननोन्स वैल्यूज थी c और d की वो मालूम हो चुकी हैं। c और d की पीछे बच गई आपके पास a और b। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 है, अगर हम इसमें जो है c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of c in equation 1। जब आप c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो वो आपके पास देखें ज़रा, इक्वेशन 1 है a + c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू थी आपके पास 4, तो आपने c की जगह 4 पुट कर दिया, तो +4 है उधर जाके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ऐसे आपको a की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। अब हमारे पास a, c और d तीनों की वैल्यू, a की भी वैल्यू हमने मालूम कर ली, हमारे पास बच गई है b की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि b जो है वो किस इक्वेशन में है, वो इक्वेशन 2 में है।
तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में जो है वो a जो है उसकी जो है वो वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, हम a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 2। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो जब आप a की कीमत जो है वो देखें, हमने -4 थी, वो इस इक्वेशन में a की जगह पे हमने -4 पुट कर दिया है आपके पास। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ हम लिख देंगे, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 2b इज इक्वल टू -7 + 4 वो आपके पास हो जाएगा -3, और b इज इक्वल टू आपके पास ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे आपको b की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपने चारों वैल्यू जो आपने मालूम करनी थी a b c और d, वो आपने मालूम कर ली हैं, a b c और d। आप जैसे ये देखें a प्लस c है, a की वैल्यू कितनी है, a प्लस c। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस c इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो -4 + 4 क्या होता है, 0। तो ये इसी के इक्वल है, a प्लस c। जब a की वैल्यू को और c की वैल्यू को हमने प्लस किया तो 0 आएगा। ऐसे ही जब आप इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -7 आएगा, इस की जगह c की जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा। 4d - 6 में d की जगह आप d की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इधर आप d जैसे चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 4d - 6, आप d की कीमत क्या है आपके पास, 3 है, तो 4 इज इक्वल टू d की जगह पे आप 3 पुट कर देते हैं, -6 है तो आपके पास आ जाएगा 4 3 12 -6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये इक्वल है 2d के, तो 2d और d की कीमत क्या थी आपके पास, 3 है, तो ये भी क्या होगा, 6। तो ये दोनों आपके पास वैल्यू एक जैसी होंगी।